नमस्कार। सत्यनिष्ठा यानी इंटेग्रिटी जीवन का एक महत्वपूर्ण मूल्य है। हम सभी इसे कैसे बढ़ावा दे सकते हैं और इस दिशा में केंद्रीय सतर्कता आयोग की क्या भूमिका रहती है, आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराना चाहूंगा। स्वागत कीजिए अखिल अग्रवाल जी का। नमस्कार। फॉर्मर डायरेक्टर जनरल सिग्नल्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंडियन रेलवेज। और साथ ही हमारे साथ हैं श्री संतोष कुमार झा। नमस्कार संतोष जी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉनकॉर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अखिल जी, आपसे शुरू करना चाहूँगा। 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है। आम जनता विजिलेंस यानी सतर्कता को कैसे समझे? देखिए, विजिलेंस हैज़ कम फ्रॉम विजिलेंट, सो ए आम जनता हैज़ टू बी वेरी विजिलेंट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड हिम. And when I am saying vigilant means he has to keep his ears and eyes open and see that if something wrong is happening, there is a procedure and he should complain. He should not think that if I complain nothing will happen. If anyone will complain, an action is definitely taken. So if a person, if a citizen will keep his eyes and ear open, that is one of the मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विजिलेंस। जी, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हम सभी को अपनी आईज और ईयर खुली रखनी होंगी। संतोष जी, आप क्यों कहते हैं कि एवरीवन एंड विजिलेंस ऑफिसर? मेरा मानना है कि सतर्कता रखना सिर्फ एक विभाग का कार्य नहीं है। सरकार में हर कर्मचारी, हर अधिकारी अपने आप में एक सतर्कता अधिकारी के रूप में भी कार्य कर सकता है। और तभी जो पब्लिक सर्विस का जो टेनेट है, हम जिनके लिए सेवा का कार्य करते हैं, उनमें ये विश्वास उत्पन्न होगा कि किसी एक विभाग से नहीं, हर व्यक्ति, हर कर्मचारी सतर्कता अपना रहा है। जी, और इस बार क्योंकि सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम है सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता, तो आपने तो टेलीकॉम सेक्टर में दशकों काम किया है। कैसे देखते हैं आत्मनिर्भर भारत में टेलीकॉम सेक्टर का योगदान? सेल्फ रिलायंस इन टेलीकम्युनिकेशन, भारतवर्ष में टेलीकम्युनिकेशन जब से आना शुरू हुआ और तब से अभी तक हम लोगों ने इसमें इतनी अधिक प्रोग्रेस किया है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग आवरसेल्फ, सम ऑफ द थिंग्स वी हैव स्टार्टेड डेवलपिंग। व्हेन आई एम सेइंग डेवलपिंग, दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज बीइंग अंडरटेकन इन इंडिया, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने इक्विपमेंट बनाने लगे हैं। ये इक्विपमेंट वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट हैं एंड बिलीव मी, वी आर यूजिंग दैम विदाउट एनी हेजिटेशन एंड विदाउट एनी इशू इन द टेलीकम्युनिकेशन। इवन सिग्नलिंग में हम लोगों ने जो अपना पॉलिसी बना रखी है कि कोई अगर बाहर से इंपोर्ट करता है तो फिर वो इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगा। एंड नाउ मोस्ट ऑफ द सिग्नलिंग इक्विपमेंट दे आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। सो दीज टू थिंग्स, मेक इन इंडिया एंड सेल्फ रिलायंस, फॉर मी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। और उसी तरह से लॉजिस्टिक सेक्टर्स में भी प्रगति देखी गई है। तो अगर टेलीकॉम सेक्टर हो, लॉजिस्टिक सेक्टर हो और आपने इनोवेशन करना है, निर्णय आपने लेने हैं एफिशिएंसी लाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो आप तालमेल कैसे बिठाते हैं कि रूल्स का भी पालन हो और कहीं भ्रष्टाचार ना हो? इसमें मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा। चूँकि आपने पहले आत्मनिर्भरता का एक प्रश्न किया था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है और हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी के भी दिशा निर्देश हैं। तो अभी तक जो कंटेनर्स हैं, जो लॉजिस्टिक्स का मेन लोडिंग यूनिट है, हम अधिकतर इंपोर्ट कर रहे थे चाइना से और दूसरे देशों से। अब हम अपने देश में कंटेनरों का निर्माण करने जा रहे हैं और भारतीय कंटेनर निगम ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई है। 2000 कंटेनर के आदेश दे दिए गए हैं और 6000 कंटेनरों की निविदा भी खोल दी गई है। अब रही बात निर्णय की, जो आप कह रहे हैं, तो अगर सिर्फ कॉनकॉर का मैं उदाहरण लूँ तो 7000 करोड़ की कंपनी है। पूरे भारतवर्ष में 1300 ही लोग हैं जो इस कंपनी में कार्य करते हैं। बहुत ही फास्ट डिसीजन मेकिंग होता है क्योंकि डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो लोगों से गलती ना हो, क्योंकि जब तेज़ी से कार्य करेंगे तो गलती करने की संभावना रहती है। तो एक प्रिवेंटिव विजिलेंस के रूप में हम लोगों ने डिजिटलाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया। कैश ट्रांजैक्शन को ज़ीरो कर दिया, ई ऑफिस में सारा कार्य होता है। यहाँ तक कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो सारा कुछ ई फाइलिंग के माध्यम से हमको अपने डॉक्यूमेंट देते हैं। जितने भी कंटेनर्स टर्मिनल्स पे आते हैं सबको रेडियो डेटा टर्मिनल से हम उसको फीड करते हैं और पूरी तरीके से एक पारदर्शिता हम मेंटेन करते हैं, जिससे कि निर्णय भी फास्ट होता है और किसी प्रकार के मैलाफाइडे का स्कोप कम हो जाता है। लेकिन अखिल जी,
कोई भी अधिकारी अगर कोई निर्णय लेता है और कार्य करता है, कैसे एक ऑफिसर जानेगा कि इंटेंट मेलाफाइड थी कि बोनाफाइड? देखिए ऐसा है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ऑफिसर का पास्ट रिकॉर्ड ये बताता है कि ऑफिसर कैसा है, पास्ट में उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है और उसकी रेपुटेशन कैसी है डिपार्टमेंट के अंदर। क्योंकि अगर कोई ऑफिसर की मेलाफाइड इंटेंशन है तो इट्स नॉट ए पर्टिकुलर केस जिसमें उसकी मेलाफाइड इंटेंशन, पैटर्न होता है, एक पैटर्न होता है और वो पैटर्न से वो ऑफिसर इज़ रिकग्नाइज्ड। सम ऑफ द टाइम्स ये होता है कि वो पैटर्न मतलब उस लोगों को पता है कि पैटर्न है, पर उस ऑफिसर के बारे में वो कोई केस ऐसा नहीं मिल पाता है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो पता चलता है कि ऑफिसर की इंटेंशन मेलाफाइड है या नहीं है, उसके पास रिकॉर्ड के बेसिस पे। आपने टेंडर का जिक्र किया और टेंडरिंग में जिस तरह से टेक्नोलॉजी के आने से पारदर्शिता बढ़ी है, इसमें रिवर्स ऑक्शन की कई बार बात होती है, वो क्या है? रिवर्स ऑक्शन एक आधुनिक इनोवेशन है टेंडरिंग की प्रक्रिया में। पहले ऐसा होता था कि जितने भी बिडर्स बिड करते थे तो उसमें जो सबसे कम L1 जो जिसे हम कहते हैं, उसको हम सीधा टेंडर अवार्ड करते हैं, लोवेस्ट कॉस्ट जी। उसको हम अगर एक्सपेंडिचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो जो लोवेस्ट कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा उस बिडर को हम, अगर बाकी सारे उसके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करते थे। अब आज इस रिवर्स ऑक्शन में एक नई प्रक्रिया की गई ताकि कोई कार्टेल फॉर्मेशन ना हो, तो इसमें हम बाकी बिडर्स को फिर से मौका देते हैं L1 के रेट को मैच करने के लिए या उससे भी कम करने के लिए। इससे न केवल पारदर्शिता आई है, विभाग को, जो भी संस्था ये रिवर्स ऑक्शन का पालन कर रही है, और मैं समझता हूँ कि आज लगभग सभी विभाग इसका पालन कर रहे हैं, तो उससे संस्था को भी फ़ायदा हुआ और जो कार्टेल बन जाता था कॉन्ट्रैक्टर्स का, उसको दूर करने में बहुत अधिक मदद मिली है। तो जैसे विजिलेंस में हम कहते हैं, एक तो प्यूनिटिव विजिलेंस, आपने कहा अखिल जी कि अगर आसपास कहीं भ्रष्टाचार देखें महकमे में तो आप कंप्लेंट ज़रूर करें। फिर हमने बात की प्रिवेंटिव विजिलेंस, तो जैसे यहाँ रिवर्स ऑक्शन की बात हुई, ऐसे कौन से और इनोवेशंस हैं जो आपने हाल फिलहाल देखे हैं जिससे कि प्रिवेंटिव विजिलेंस को बल मिलता है? देखिए, प्रिवेंटिव विजिलेंस के लिए सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट है ई गवर्नेंस, जहाँ पे आप आईटी को यूज़ करके और ह्यूमन इंटरेक्शन जितना कम कर देंगे उतना ही प्रिवेंटिव विजिलेंस को आप बढ़ावा देंगे। आजकल आप देखिए ई ऑफिस है जी, ई ऑफिस में हमारे पास फाइल आती है, हम उस पर लिखते हैं और हमें ये पता रहता है, कोई भी ये पता कर सकता है कब हमारे पास फाइल आई, कितने दिन हमारे पास रही, कब गई। उस फाइल में अगर हम अपना नोट चेंज करना चाहते हैं तो पुराने नोट की भी अवेलेबिलिटी रहती है, ये पता रहता है कि हमने क्यों चेंज किया है। तो दिस इज़ एज फार एज दी ऑफिस इज कंसर्न। आप लाइसेंस विभाग में जाइए, किसी भी लाइसेंस में, अगर आप घर में बैठ के, आजकल मोटर लाइसेंस का है, आप घर में बैठ के सारे फॉर्म भर दीजिए, आप में घर में बैठ के आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ये ह्यूमन इंटरेक्शन, फेस टू फेस इंटरेक्शन जितना आप कम करेंगे बाय यूजिंग दी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उतना ज़्यादा आप करप्शन को कम करेंगे किसी भी विभाग। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि तकनीक के इस्तेमाल से हम पारदर्शी पूरा एक वातावरण बना सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर मानव को मानवता पर भी विश्वास और मानव पर भी तो विश्वास रखना होगा। देखिए, उसको बढ़ाने के लिए ही आईटी सेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कंटेनर कॉरपोरेशन ने भी आईटी को बहुत अधिक इम्बाइब किया और इससे हमारे कस्टमर्स का हमारी संस्था में फेथ बढ़ा। और जहाँ तक कस्टमर इंटरेक्शन की बात है तो हमारा मोटो ही है कस्टमर वैल्यू क्रिएशन। और ऐसा नहीं है कि आईटी के कारण हम कस्टमर से दूर हो गए हैं, बल्कि हम उनके और अधिक नज़दीक आए हैं, उनसे संवाद अधिक तीव्र और ज़्यादा पारदर्शी हो गया। और जहाँ तक ट्रेड मीट्स हैं, कस्टमर मीट्स हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण है, वो आईटी के माध्यम से हम और अधिक तीव्रता से कर पा रहे हैं। तो जो ह्यूमन टच है उसमें कमी नहीं आई है। लेकिन पार्टिसिपेटिव विजिलेंस पर केंद्रीय सतर्कता आयोग पिछले कुछ सालों से ज़्यादा बल देता है। तो जब हम कहते हैं कि इंटेग्रिटी प्लेज लीजिए या मॉरल वैल्यूज़ को एक बार फिर से रीकिंडल करिए, इसका प्रभाव कैसे देखते हैं आप? बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, आपने जो मानवता से मानवता का वो कहा था, हाँ जी, इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया है सेल्फ सर्टिफिकेशन का। दिस इज द फेथ दे हैव इम्पोज्ड ऑन दी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। नहीं तो पहले आप जाइए, आप उसको वेरीफाई कराइए, नोटराइज कराइए, गजेटेड ऑफिसर के पास जाइए। आजकल सेल्फ सर्टिफिकेशन पे
आपके ऊपर फेथ है गवर्नमेंट को। बिल्कुल ठीक। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो पार्टिसिपेटिव विजिलेंस है, जिसमें इंटेग्रिटी प्लेज की बात होती है या जो नैतिक मूल्य हैं उस पर बल देने की बात, उसका प्रभाव कैसे पड़ता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इस संस्था है जो कि विजिलेंस को सब जगह इम्प्लीमेंट करने को मॉनिटर करती है। ये जो एक सप्ताह का टाइम है जबकि ये विजिलेंस वीक मनाते हैं और हम लोग इंटीग्रिटी प्लेज लेते हैं, दिस ओनली सर्व्स एज ए रिमाइंडर कि हमें विजिलेंट रहना है। कुछ लोग जो एक उस पर बैठे, हाशिए पर बैठे हैं, वो इधर उधर ना हो जाए। तो ये हर साल में एक बार हमें प्लेज लिया जाता है और हम लोगों को समझाया जाता है और लोगों को समझ में आता है ये बात। पर जैसा हमारे साथी संतोष जी ने बताया कि ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, पूरे साल का प्रोसेस है और दिस इज़ नॉट फॉर एन इंडिविजुअल टू इम्प्लीमेंट इट। ये हमें, चाहे जनता है, चाहे हमारे ऑफिसर्स हैं, और ऑफिसर्स में भी ये नहीं है कि खाली विजिलेंस डिपार्टमेंट के ही ऑफिसर्स, एवरी ऑफिसर हैज़ टू पार्टिसिपेट इन दिस, तभी हम एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना पाएंगे। लेकिन जब ये शब्द आता है विजिलेंस, आपको लगता है एक परसेप्शन है या वाकई ही डर लग जाता है? क्या डरना चाहिए किसी महकमे को? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आपका कॉन्शियंस क्लियर है, आप नियमतः कार्य करते हैं, तो विजिलेंस आपका साथी है। हाँ, ये ज़रूर है, आपने एक प्रश्न पहले पूछा था, तो मैलाफाइडे और बोनाफाइडे के बीच में बहुत थिन लाइन होती है और एक अच्छे विजिलेंस ऑफिसर का ये कार्य भी होता है कि अगर किसी अधिकारी ने या कर्मचारी ने संस्था के हित में कोई बोल्ड निर्णय लिया है जिसमें हो सकता है कि अनदेखे में नियमों की अवहेलना भी हो गई हो, तो ऐसे में उसके बोनाफाइडे को बरकरार रखना, इस्टेब्लिश करना एक अच्छे विजिलेंस ऑफिसर का कार्य है। डरना उनको चाहिए जो नीतिगत रूप से कार्य नहीं करते हैं, उन्हें निश्चय ही डरना चाहिए, और वहीं पर प्यूनिटिव विजिलेंस का भी रोल आता है। पर प्यूनिटिव विजिलेंस में मान लीजिए कहीं कोई भी व्यक्ति देखता है कि भ्रष्टाचार हुआ है और वो चाहता है कि वो एनोनिमस रहे, तो क्या वो बिना अपना नाम बताए आयोग तक जा सकता है, कंप्लेंट कर सकता है? देखिए, ऐसा है, 2003 में मिस्टर सत्येंद्र दुबे का हत्या हुई थी क्योंकि उन्होंने अपने कार्य के दौरान कुछ अनियमितताएं पाई थी और जब उन्होंने उसको पॉइंट आउट किया तो जो लोग वो कार्य कर रहे थे उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि उनकी हत्या कर दी। 3-4 लोगों को उसके बाद में पनिशमेंट भी हुआ था। ये केस बहुत पब्लिसाइज हुआ और उसके बाद में एक पिडबी रिजोल्यूशन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने पास किया जिसके अंतर्गत पब्लिक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेंट, ये रिजोल्यूशन है। उसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, सिटीज़न ऑफ इंडिया, जिसमें कि उस संस्था के कर्मचारी भी इंक्लूडेड हैं, वो सीवीसी को या कोई भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स हैं वो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी हैं, उनको ये कंप्लेंट कर सकते हैं। उस कंप्लेंट में उनको ये देखना होगा कि जो कंप्लेंट कर रहे हैं उसमें अपना नाम ना लिखें, पर अपना नाम अलग से कहीं पे लिखें और उस एनवलप के ऊपर ये ज़रूर लिखें कि ये कंप्लेंट जो है दिस इज़ अंडर पिटपी, जिससे कि उस ऑर्गेनाइजेशन को पता रहे कि ये पिटपी की कंप्लेंट है और उस तरह से डील हो। यानी जो एनवलप है उसमें वो लिखें कंप्लेंट अंडर पिटपी, पब्लिक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, उसमें ये ज़रूर लिखें जिससे कि ये पता रहेगा कि ये पिटपी की कंप्लेंट है और उस तरह से डील होगी। क्योंकि पिटपी की कंप्लेंट को डील करने के लिए सारी संस्थाओं ने अपना एक अलग प्रोसीजर ऑर्डर बना रखा है। सीवीसी की बहुत डिटेल गाइडलाइंस हैं इसमें, और जब ये पिटपी की कंप्लेंट आती है तो उनका एक कॉन्फिडेंशियल सेल है और उसमें वो ये डिसाइड करते हैं पिटपी की कंप्लेंट उस कॉन्फिडेंशियल सेल में जाए और वो किसी भी तरह से उसमें उसका नाम डिस्क्लोज ना हो, अनलेस जो इन्फॉर्मेंट है उसने अपना नाम कहीं कंप्लेंट में बीच में लिखा हुआ है और वो डिस्क्लोज करना चाहता है। जी, और बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई व्यक्ति आगे आता है और कंप्लेंट करता है तो वो चिट्ठी में सारे तथ्य भी लिखे जिससे कि आयोग को आसान भी होगा। लेकिन चाहे पिटपी के अंतर्गत शिकायत करनी हो किसी को या नॉर्मल प्रोसेस, क्या ऑफलाइन ही करनी है कि डिजिटल ज़माने में ऑनलाइन भी कर सकते हैं? सामान्यतया जो पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर है वो जैसा कि प्रोसीजर बताया गया कि आप उसे एक लिफाफे में डाल करके और इस तरीके से दें कि आपका नाम किसी अन्य पत्र पे डिस्क्लोज हो, और लेकिन अगर किसी भी सूरत में डिस्क्लोज होता है नाम, तो भी कमीशन ये प्रयास करती है कि आपका नाम जो है वो पब्लिक ना हो, और अगर किसी भी सूरत में कोई अन्य अधिकारी या कोई संस्था उसको पब्लिक करने का प्रयास करती है तो उसके खिलाफ एक्शन भी होता है। ऑनलाइन भी कंप्लेंट निश्चय ही कर सकते हैं, लेकिन जो क्लॉज है वो ये कहता है सीवीसी का कि
एनोनिमस और स्यूडोनिमस कंप्लेंट्स जो है वो ना हो, क्योंकि उसको भी एंटरटेन नहीं करेंगे जी। इसी प्रकार से मोटिवेटेड कंप्लेंट ना हो, नहीं तो शिकायतकर्ता के प्रति भी कार्रवाई की जा सकती है। कोई गलत शिकायत कर दे तो उस पर खुद उस पे कमीशन कार्रवाई कर सकती है। तो शिकायत तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं जनता को बताना चाहूँगा कि जो PIDP है, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर और प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर है रेजोल्यूशन, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। लोगों को डरना नहीं चाहिए। अगर आपके आसपास किसी भी सरकारी कार्यालय में कोई अनियमितता हो रही है या कोई पब्लिक सर्वेंट अपने अथॉरिटी का मिसयूज़ कर रहा है, तो निश्चय ही आपको आगे आना चाहिए, आपकी रक्षा की जाएगी। ऐसा कमीशन ने सारे प्राविधान कर रखे हैं। यहाँ तक कि कमीशन होम मिनिस्ट्री को भी लिखती है, अगर आपकी जान का भी खतरा होना है तो होम मिनिस्ट्री भी आपका प्रोटेक्शन करती है। ये कमीशन में ये प्रावधान है जी। तो जैसे आपने इंडियन रेलवेज़ में इतना काम किया है अखिल जी, औपचारिक स्ट्रक्चर क्या है CVC के अंतर्गत किसी भी एक महकमे के लिए? जैसे इंडियन रेलवेज़ में कितने CVO होंगे, उनका किस तरह से कार्य क्षेत्र रहता है? देखिए, इंडियन रेलवे तो बहुत बड़ी संस्था है, पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है, पर इंडियन रेलवेज़ को जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। अभी 17 जोन्स हैं। अच्छा। और उसके अलावा यहाँ पे जनरल मैनेजर्स हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं और इस तरह की बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं। तो हर एक यूनिट में एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर होता है। अच्छा। और वो चीफ विजिलेंस ऑफिसर का सिलेक्शन हमारे रेलवे बोर्ड में बैठे जो एडिशनल मेंबर विजिलेंस हैं वो उनके द्वारा किया जाता है। अच्छा। ज़रूरत होती है तो CVC के भी आदेश लिए जाते हैं उस पर। तो हर एक उसमें एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर है और उसके नीचे पूरी उनकी एक संस्था होती है। हर एक डिविजन्स में उनके अपने वो रहते हैं, विजिलेंस इंस्पेक्टर्स रहते हैं, हेडक्वार्टर्स में उनकी अपनी संस्था होती है और वो ये देखते हैं। पर again I would like to say to the public that its CVO alone cannot do anything because CVO तो और उसकी संस्था बहुत लिमिटेड है। तो जब तक हमारे सारे जनता, ऑल सिटीजन्स, सारे कर्मचारी, सारे ऑफिसर्स दे विल नॉट वर्क एज ए आइज एंड ईयर्स ऑफ द कमीशन, तब तक ये भ्रष्टाचार मुक्त बनाना या जब तक सारे केसेस इस तरह के डिटेक्ट करना वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि प्यूनिटिव उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम डिटेक्ट करें। जी बिल्कुल। कॉनकॉर की बात करें तो क्योंकि ये इंडियन रेलवेज़ की मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ढांचा रहता है विजिलेंस विभाग का? कंटेनर कॉरपोरेशन में भी एक मुख्य सतर्कता अधिकारी होते हैं, चीफ विजिलेंस ऑफिसर कहते हैं। अच्छा। और उनके नीचे भी कुछ अधिकारी और कुछ निरीक्षक होते हैं और वो सभी टर्मिनलों का निरीक्षण जो है वो करते रहते हैं। और जैसे अभी ये जो सतर्कता सप्ताह चल रहा है तो इसमें हर कर्मचारी एक ओथ लेता है और विभिन्न प्रकार के व्याख्यान होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं। ये एक राजकीय उत्सव है, इसे हम मनाते हैं और सिर्फ रीअफर्म और रीअश्योर करने के लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट इसको करता है। लेकिन ये जैसा कि बताया कि सतत रूप से और साल भर हमेशा के लिए जब भी आप सेवा में हैं आप सतर्कता की तरह कार्य करें, यही इस सतर्कता सप्ताह का संदेश है। और क्योंकि सेक्टर बहुत एक स्पेसिफिक नॉलेज भी चाहिए, जैसे लॉजिस्टिक सेक्टर में आपको कंटेनर एग्जिम की जानकारी होनी चाहिए, रेलवे में सिग्नलिंग अगर विभाग है तो उसकी जानकारी, तो फिर क्या टेक्निकल लोग भी होते हैं विभाग में? जी, हमारे यहाँ बहुत ही यंग वर्क फोर्स है और ज़्यादातर क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं या MBAs हैं और तकनीकी विषय की बहुत ही अच्छी गहन जानकारी है। और जो ऑपरेशंस है टर्मिनल पे वो भी सारा हमारे जो अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा सुपरवाइज़ किया जाता है। लेकिन बहुत सारा वर्क आउटसोर्स भी है, लेकिन जैसा आपने पूछा सभी तकनीकी ज्ञान रखने वाले अधिकारी या कर्मचारी हैं। क्योंकि विजिलेंस विभाग में टेक्निकल इनपुट भी चाहिए होगा। तो रेलवे में भी विजिलेंस विभाग इज़ ए मल्टीडिसिप्लिनरी विभाग। अच्छा। हर एक डिपार्टमेंट से कुछ लोग उसमें रहते हैं या ऐसे लोग जो दो डिपार्टमेंट के काम एक जैसे हैं तो उसमें कोई एक ऑफिसर वहाँ पे पोस्ट कर दिया, ये विजिलेंस अच्छा। इंस्पेक्टर अलग डिपार्टमेंट का हो गया। तो हर एक डिपार्टमेंट से वहाँ पे लोग रहते हैं और वो अपनी स्पेसिफिक नॉलेज टू दैट डिपार्टमेंट यूज़ करते हैं। बाकी तो सतर्कता में जो हमारा भ्रष्टाचार है उसके तो कॉमन प्रिंसिपल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, टेंडरिंग की गाइडलाइंस हैं, बाकी जो काम करवा रहे हैं उसकी गाइडलाइंस है, तो वो तो सब कॉमन है। पर स्पेसिफिक टू दैट डिपार्टमेंट उसके लिए एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल हर एक डिपार्टमेंट से रहते हैं। जी, आत्मनिर्भर भारत की अगर बात करें तो रेलवे के क्षेत्र में हमें कई सालों से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का इंतज़ार था। अब जो ऑपरेशन शुरू हुए हैं आप कैसे देखते हैं? और फिर ये इनोवेशंस में कई बार फिर रूल्स में भी एक बदलाव करना पड़ता है। जी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का कार्य काफ़ी तेज़ी से प्रगति पर है
और लगभग 300 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसको हम कंटेनर कॉरपोरेशन उस पर गाड़ियाँ चला रहा है। अच्छा। लगभग 10 डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन हम रोज़ चलाते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे। अच्छा। और इसके अलावा अन्य गाड़ियाँ भी चलती हैं। जैसा मुझे बताया गया लगभग 30 गाड़ियाँ रोज़ DFC पे चल रही हैं। और अभी इस समय गुजरात के 2 मेजर पोर्ट्स हैं, मुंद्रा पोर्ट और पिपावा पोर्ट, वो वहाँ से सभी डबल स्टैक ट्रेन जो हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के फीडर रूट से कनेक्ट हो गई हैं। अच्छा। और वो दिन दूर नहीं है जब जल्दी ही नवा शिवा पोर्ट जो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो भी कनेक्ट हो जाएगा। और उस समय आप समझिए कि लगभग 60 से 70 गाड़ियाँ रोज़ चलेंगी इस कॉरिडोर में। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भविष्य है। और इसी प्रकार से ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। इसी प्रकार से दानकुनी तक का ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर पे भी करीब 200-250 किलोमीटर का पोर्शन जो है वो एक्टिवेट हो गया, उस पर गाड़ियाँ चल रही हैं। तो आने वाले दिनों में ग्राहक को बहुत तीव्र गति से माल मिलेगा और रेट्स सस्ते होंगे क्योंकि डबल स्टैक होगा, और अश्योर्ड जो गारंटीड ट्रांजिट टाइम है वो हम दे पाएंगे। तो अखिल जी, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के लिए लगातार हमने प्रगति करनी है, तो अगर आपकी नॉर्मल ट्रेन 25 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, DFC उससे 2 गुना 3 गुना चल रही है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अधिकारी ने निर्णय लेने हैं जो शायद उससे पहले लिए ना गए हों। तो आप क्या कहेंगे कि जब मान लो वो लिखते हैं कोई स्पीकिंग ऑर्डर या फाइल पे कुछ लिखते हैं, वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करें ताकि हम बता सकें अधिकारी को कि भाई ये हमने रूल्स के अंतर्गत ही किया है। देखिए, आजकल जितने भी रूल्स हैं ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स ने ये किया हुआ है कि एक मास्टर सर्कुलर टाइप का बना दिया है। अच्छा। और मास्टर सर्कुलर में उसके अमेंडमेंट्स इशू करते रहते हैं। अच्छा। जब भी कोई नया कुछ आता है तो उसको पता है कि अगर नंबर 10 अमेंडमेंट्स आ गया तो 1 to 9 भी उसमें अवेलेबल होना चाहिए। अच्छा। जिससे कि कोई अधिकारी को ये नहीं रहे कि हमें ये पता नहीं है। और दूसरा ये है कि ज़्यादातर सर्कुलर्स वो सब डिपार्टमेंट ने ऐसा करा है कि वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अच्छा। तो वो कहीं पर भी जाएगा अपनी वेबसाइट पे तो वो देख सकता है कि हमारे क्या सर्कुलर्स अवेलेबल हैं इस विषय पे जिस पे हमें काम करना है। जी, आपका अनुभव? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अब आजकल जितने भी सर्कुलर्स हैं उसका कंपेंडियम ऑनलाइन उपलब्ध है, कनकौर की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। जितने रेट्स हैं वो भी वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। ग्राहक देख सकता है कि जो रेट टर्मिनल पे चार्ज हो रहा है क्या वही वेबसाइट पर है। अधिकारियों कर्मचारियों को काम करने के लिए जितने भी रूल्स हैं वो भी एक कंपेंडियम के फॉर्म में वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। तो काम करना निश्चय ही बहुत आसान हो गया है। जी, तो हमने प्यूनिटिव विजिलेंस की बात की, हमने प्रिवेंटिव विजिलेंस में स्टैंडर्ड्स प्रोसेसेस की बात की। मैं पार्टिसिपेटिव विजिलेंस पे चाहूँगा कि आप कैसे जनता को कहेंगे कि वो भी आयोग के साथ मिलके, या जैसे आपने कहा किसी भी महकमे में विजिलेंस विभाग है उसका एक टीम मेंबर ही समझे अपने आप को। इसके लिए सबसे ज़रूरी है जो अभी जनता को हमने बताया कि पिटपी में कंप्लेंट करने के लिए पिटपी इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग टूल और जिसको CVC बहुत महत्ता से वो करते हैं। पिछले साल 2020 में उसमें करीब 480 कंप्लेंट्स पिटपी की मिली थी। अच्छा। और बिलीव मी सारी कंप्लेंट्स पे एक्शन होता है। अच्छा, तो निपटारा काफ़ी होता है? उनका निपटारा होता है क्योंकि कुछ कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं जो एक्शनेबल नहीं होती है। आपने कह दिया इस विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है, तो ये तो एक्शनेबल कंप्लेंट नहीं है। जी। कुछ कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन वाली होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना है तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज देते हैं कि आपको एक्शन ले लीजिए। अच्छा। कुछ ऐसी होती हैं जो खुद भी उन कंप्लेंट्स के बेसिस पे CVC या CBI खुद इन्वेस्टिगेट करते हैं। अच्छा, सुओ मोटो जानकारी लेकर वो कंप्लेंट जब आती है तो उनको ऐसा लगता है सीरियस कंप्लेंट है या हमें खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, तो वो इन्वेस्टिगेट करते हैं बिफोर टेकिंग फर्दर एक्शन। अच्छा। तो जनता को मैं इस बात पे विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी कंप्लेन करते हैं और आपको इस बात का डर है कि आपकी जान माल को खतरा हो सकता है या आपको विक्टिमाइज किया जा सकता है, तो आप पिटपी में कंप्लेंट कीजिए और उसमें CVC या जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है दे आर ड्यूटी बाउंड टू एक्ट, और CVC एक्ट करता है, मॉनिटर करता है। जितनी भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी हैं, चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स हैं, CVC उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करता है और पिटपी के जितने भी केसेस हैं उनको मॉनिटर करता है। जी बिल्कुल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, आप ज़रूर उससे संपर्क कर सकते हैं। पार्टिसिपेटिव विजिलेंस में आप क्या कहेंगे, जनता की भागीदारी कैसे बढ़ाएं? मेरा भी जनता से यही अनुरोध होगा कि अगर आपके आसपास कुछ ऐसा घट रहा है जो नीतिगत नहीं है और आपको लगता है कि आपको शिकायत करनी चाहिए, तो आपको झिझकना नहीं चाहिए। सतर्कता विभाग आपके साथ है और जैसा कि सर ने बताया कि शिकायतों का निपटारा बहुत तेज़ी से होता है और इसलिए आप फेथ रखें। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बहुत ही रिस्पेक्टेबल बॉडी है
बहुत पारदर्शिता से कार्य करती है और आपके सहयोग से बहुत सारा भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो सकता है। पार्टिसिपेटिव विजिलेंस में मैं समझता हूं कि जनता के सहयोग से ही अधिक से अधिक भ्रष्टाचार का निवारण किया जा सकता है। कोई क्यों करता है, अगर इन्वॉल्व होता है करप्ट प्रैक्टिस में, भ्रष्टाचार में क्यों जाता है कोई व्यक्ति? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कोई भ्रष्टाचार क्यों करता है, बट हमारा ये मानना है दिस इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि उसे मनी की ज़रूरत है, या ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ये समझता है कि उसे आज बहुत पैसा चाहिए इसलिए वो भ्रष्टाचार कर रहा है। दिस इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड, और उसको ये लगता है कि आई शुड ग्रैब द मनी फ्रॉम वॉट एवर मीन्स इट इज़ पॉसिबल, सो दैट जस्ट आई वॉन्ट टू कीप इट विद मी, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो जैसे हम कहते हैं, एक तो ब्राइब हो गया कि जी आपने किसी को पैसे दिए या पैसे लिए, इसके अलावा और क्या होगा जो करप्ट प्रैक्टिस है, शायद हम जानते ही नहीं कि ये भी करप्ट प्रैक्टिस में ही है? ये मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी है। आप अपने रिलेटिव को ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ नौकरी लगवा दें, ये भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। आप अपने लिए विशेष फेवर मांगें, ये भी सिर्फ रिश्वतखोरी ही भ्रष्टाचार का पार्ट नहीं है। और मैं भी समझता हूँ कि ये मानसिकता की समस्या ज़्यादा है बजाय की ज़रूरत के। लेकिन ये मानसिकता में बदलाव लाएं, करप्शन से कभी लाभ नहीं होता, सत्यनिष्ठा को जीवन का एक आचरण बनाना ही होगा। देखिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म में मानसिक शांति चाहिए जी, आपको लॉन्ग टर्म में ये चाहिए कि हमें शांति से रहना है, शांति से जीवन यापन करना है, तो उसके लिए आप कहीं भी नौकरी कर रहे हैं जी, तो आपको सफिशिएंट तनख्वाह मिलती है, सफिशिएंट आपकी सैलरी मिलती है, जी, जिस हिसाब से, और या जितनी सैलरी मिलती है उस हिसाब से अपना जीवन निर्वाह कीजिए और आपको इतनी शांति मिलेगी। इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप किसी और मतलब इमोरल तरीके से धन अर्जित करें, और उसमें आपको अगर इमोरल तरीके से कोई धन अर्जित करता है जी, तो चाहे वो उसको भ्रष्टाचार उन्मूलन में पकड़ा जाए या नहीं पकड़ा जाए, पर उसे मानसिक शांति कभी नहीं मिलती। जी, बिल्कुल। तो भारत अब जब अमृत महोत्सव मना रहा है, उम्मीद है कि हम सभी इस बात को समझेंगे कि सत्यनिष्ठा को जीवन शैली में अपनाएं और भ्रष्टाचार को हम ना कहें, ताकि हम समृद्ध भारत बनाने में अपना योगदान दे सकें। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए अखिल जी आपका और संतोष जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।